हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का नवा अध्याय प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर चीजें दिखलाई देने लगती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम के आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से पार हो जाता है। प्रकाश से संबद्ध अनेक सामान्य तथा अद्भुत घटनाएं हैं, जैसे दर्पणों का प्रतिबिंब बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश को मोड़ना आदि। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इनके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ सामान्य प्रकाशिक परिघटनाओं को देखकर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। यह तथ्य कि एक छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है, प्रकाश के एक सरल रेखीय पथ की ओर इंगित करता है, जिसे प्राय प्रकाश किरण कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तब वह प्रकाशीय जिसमें सरल रेखीय व्यवहार के मुड़ने पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन जैसी परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंगों के रूप में माना जा सकता है, जिसका विस्तृत अध्ययन आप उच्च कक्षाओं में करेंगे। पुनः 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया के विवेचन में प्रकाश का तरंग सिद्धांत अपर्याप्त है, तथा प्रकाश प्राय कणों के प्रवाह की भांति व्यवहार करता है। प्रकाश की सही प्रकृति के बारे में यह उलझन कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत उभरकर सामने नहीं आया, जिसमें प्रकाश को न तो तरंग माना गया और न ही कण माना गया। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश के कण संबंधी गुणों तथा तरंग प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित किया। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करेगी। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन एवं वास्तविक जीवन में उनके अनुप्रयोगों को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण पड़ने पर अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। आइए इन नियमों को स्मरण करें। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तथा आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन की ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब या वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यदि परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो तो प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, आइए देखें। एक क्रियाकलाप है। एक बड़ी चमकदार चम्मच लीजिए, इसके वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप प्रतिबिंब देख पाते हैं? यह छोटा है या बड़ा है?
चम्मच को धीरे धीरे अपने चेहरे से दूर ले जाइए, प्रतिबिंब को देखते रहिए यह कैसे परिवर्तित होता है। चम्मच को उल्टा कीजिए, पलटिए और दूसरे पृष्ठ से क्रियाकलाप को दोहराइए। अब प्रतिबिंब कैसा दिखलाई देता है, दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। चमकदार चम्मच का वक्रित पृष्ठ एक वक्रित दर्पण की भांति माना जा सकता है। इससे अधिक उपयोग में आने वाले सामान्यतः वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार के दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ किसी गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जा सकता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब हम गोलीय दर्पणों के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर तथा गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है उत्तल दर्पण कहलाता है। इन दर्पणों का आरेखीय निरूपण में किया गया है। इन चित्रों में नोट कीजिए कि दर्पणों का पृष्ठभाग छायांकित है। अब आप समझ सकते हैं कि चम्मच का अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण है तथा चम्मच का बाहर की ओर उभरा पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा है। गोलीय दर्पणों के बारे में और अधिक ज्ञान प्राप्त करने से पहले आइए हम कुछ शब्दों तथा पदों को जानें तथा उनका अर्थ समझें। ये शब्द गोलीय दर्पणों के बारे में चर्चा करते समय सामान्य प्रयोग में आते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव को प्राय P मतलब पोल अक्षर से निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र वक्रता पृष्ठ के सामने स्थित होता है। तथापि अवतल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। यह तथ्य आप चित्र 9.2 A और B में नोट कर सकते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उस त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। ध्यान दीजिए कि PC दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा की कल्पना कीजिए। इस रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। याद कीजिए मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण शब्द को एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। सर्वप्रथम कागज सुलगना प्रारंभ करता है और धुआं उठने लगता है। अंततः यह आग भी पकड़ सकता है। यह क्यों जलता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण के द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में अभिकेंद्रित होता है। वास्तव में कागज शीट पर प्रकाश का वह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। यह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस है। सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज जलता है। दर्पण की स्थिति में इस प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी का सन्निकट मान है। चेतावनी, सूर्य की ओर या दर्पण द्वारा परावर्तित सूर्य के प्रकाश की ओर सीधा मत देखिए, यह आपकी आंख को क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक अवतल दर्पण को अपने हाथ में पकड़िए और इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश को दर्पण के पास रखी एक कागज की शीट पर डालिए। कागज की शीट को धीरे धीरे आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको कागज की शीट पर प्रकाश का एक चमकदार तीक्ष्ण प्रकाश प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज को कुछ मिनट के लिए उसी स्थिति में पकड़े रखिए। आप क्या देखते हैं? ऐसा क्यों होता है? आइए एक प्रेक्षण को एक किरण आरेख से समझने का प्रयत्न करें। चित्र 9.2 A जो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है को ध्यानपूर्वक देखिए। अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों का
प्रेक्षण कीजिए। वे सभी दर्पण की मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही प्रतिच्छेदी हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसी प्रकार चित्र 9.2 बी को ध्यानपूर्वक देखिए। उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य अक्ष के समांतर किरणें इस प्रकार परावर्तित होती हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस को अक्सर F द्वारा निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्सर F द्वारा निरूपित करते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक यह एपर्चर कहलाता है। चित्र 9.2 पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमा रेखा का 9.2 में दूरी mn द्वारा द्वारक को निरूपित करती है। अपने विवेचन में हम केवल उन्हीं गोलीय दर्पणों पर विचार करेंगे जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। क्या गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f के बीच कोई संबंध है? छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को r बराबर 2f द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। यह दर्शाता है कि गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस उसके ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासी? क्या वे आवर्धित हैं, छोटे हैं या समान साइज के हैं? हम एक क्रियाकलाप द्वारा इनका अन्वेषण करेंगे। क्रियाकलाप 9.3 अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि को पहले ही सीख चुके हैं। क्रियाकलाप 9.2 में आपने देखा कि आपको कागज पर मिला प्रकाश का तीक्ष्ण चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। दर्पण में इस प्रतिबिंब की दूरी माप कर अपने अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात की थी। एक अवतल दर्पण लीजिए। ऊपर वर्णित विधि से इसकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मान नोट कीजिए। आप किसी दूरस्थ बिंदु का वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करके फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मेज पर चाक से एक लाइन खींचिए। अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखिए। स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए कि दर्पण का ध्रुव इस लाइन पर स्थित हो। चौक से पहली लाइन के समांतर और इसके आगे दो लाइनें इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं दो उत्तरोत्तर लाइनों के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो। ये लाइनें अब क्रमशः बिंदु P, F तथा C की स्थितियों के तदनुरूप होगी। याद रखिए, छोटे द्वार के गोलीय दर्पण के लिए मुख्य फोकस F, ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र से उंगलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। एक चमकीला बिंब जैसे कि एक जलती हुई मोमबत्ती C से बहुत दूर स्थिति पर रखिए। एक कागज का पर्दा रखिए और इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक कि आपको इस पर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त न हो। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए। इसकी प्रकृति, स्थिति तथा बिंब के साइज के सापेक्ष इसका आपेक्षिक साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती की निम्नलिखित स्थितियों पर दोहराइए। C से थोड़ी दूर, C पर, F तथा C के बीच, F पर तथा F व P के बीच। इनमें एक स्थिति में आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में बिंब की स्थिति को अभी निर्धारित कीजिए। तब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण में देखिए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए और सारणीबद्ध कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज बिंदु
पी, एफ तथा सी के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है। बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए आभासी होता है। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब आवर्धित, छोटा या समान साइज का होता है। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त विवरण आपके निर्देशन के लिए सारणी 9.1 में दिखाया गया है। इस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी? वास्तविक, उल्टा। किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरणों की विशाल संख्या में से सुविधानुसार कुछ कुछ चुना जा सकता है। तथापि किरण आरेख को स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक होता है। ये किरणें ऐसी हो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंदु प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो किरणों पर विचार कीजिए। पहला, दर्पण के मुख्य समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी तथा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी। चित्र में ए और बी में यह दिखाया गया है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण अथवा अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। इसे चित्र 9.4 ए तथा बी में दिखाया गया इस तरह से। तीसरा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसे चित्र 9.5 ए तथा बी में दिखाया गया है। प्रकाश की किरणें उसी पथ के लिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। चौथा, अवतल दर्पण चित्र 9.6 ए तथा उत्तल दर्पण 9.6 बी के बिंदु P दर्पण का ध्रुव की और मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती हैं। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती हैं। याद रखिए, उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती हैं कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होता है। ए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। चित्र 9.7 ए से एफ में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना किरण आरेख द्वारा समझाया गया है। तो पहला तो यहाँ पर ए पर है, जब वस्तु या बिंब अनंत पर हो, ठीक है, तब यहाँ पर ये जो एफ बिंदु पर एक बिंदु की तरह आपको प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देगा। बी, जब अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो, तब जो प्रतिबिंब है वो सी और एफ वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। तीसरा, जब आपका जब बिंब बिंदु सी पर हो तो प्रतिबिंब बिल्कुल सी पर ही बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, बिल्कुल साइज में बराबर होगा, उल्टा बनेगा। डी, जब बिंब वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में हो तो बिंब उल्टा, बड़ा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और जब बिंब एफ पर हो तो अनंत पर बनेगा और उल्टा बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा।
और जब बिंब F और ध्रुव P के बीच में हो तो वक्रता केंद्र बहुत बड़ा, मतलब आवर्धित बोल सकते हैं, बनेगा और पीछे की ओर बनेगा। ठीक है, तो ये इसकी स्थितियां हो गई। अब बात करेंगे हम अवतल दर्पणों के उपयोग, क्या क्या काम में आते हैं ये। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्राय चेहरों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया था। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी ये जो बनते हैं बिल्कुल उसी की तरह से बनते हैं, सारे नियम उसी तरह से पालन किए जाते हैं और स्थिति भी वही रहती है। परंतु क्या होता है, यहाँ पर जो वास्तविक बनता है उसकी जगह आभासी हो जाता है और जहाँ पर सीधा हो जाता है उसकी जगह उल्टा बनता है। बिल्कुल वैसे वैसे रहते हैं। आप स्वयं इसे करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे पेड़ या भवन का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किला देखने जाएं तो दीवार में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्ट देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। उत्तल दर्पणों के उपयोग, उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं और इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिनमें वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे से बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। क्या क्या चीज़ हम धनात्मक लेते हैं, क्या ऋणात्मक लेते हैं, इसी को चिन्ह परिपाटी बोलते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक चिन्ह परिपाटी का पालन करेंगे जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष लिया जाता है। यह परिपाटी निम्नलिखित है। बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बिंब से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां प्रकाश दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मूल बिंदु दाईं ओर एक्स अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर वाई अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां ऋणात्मक मानी जाती हैं। ऊपर वर्णित नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी आपके संदर्भ के लिए चित्र 9.9 में दिखाई गई है। यह चिन्ह परिपाटी दर्पण का सूत्र प्राप्त करने तथा संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करने में प्रयुक्त की गई है। अब बात करें हम दर्पण सूत्र एवं आवर्धन की। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है। आपको पहले ही ज्ञात है कि ध्रुव से मुख्य फोकस दूरी f कहलाती है। इन तीनों राशियों के बीच में संबंध होता है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। इस सूत्र को निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। 1/v + 1/u बराबर 1/f। यह संबंध सभी प्रकार के गोलीय दर्पणों के लिए तथा प्रतिबिंब की सभी स्थितियों के लिए मान्य है। प्रश्नों को हल करते समय जब आप दर्पण सूत्र में u, v, f और r के मान प्रतिस्थापित करते हैं तो आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आवर्धन।
गोले दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात कर सकते हैं कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h बिंब की ऊंचाई तथा h डैश बिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोले दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m प्राप्त होगा। m बराबर h डैश बटे h। आवर्धन m बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से संबंधित है। इसे व्यक्त किया जाता है m बराबर h डैश बटे h बराबर v बटे u। ध्यान दीजिए, बिंब की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि बिंब प्राय मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की दूरी धनात्मक लेनी चाहिए जबकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। इसके लिए एक उदाहरण है, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण में 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति की साइज बताइए। तो यहाँ पर वक्रता की त्रिज्या r बराबर 3 मीटर, u बराबर -5 मीटर है, तो v का मान निकालना है यहाँ पर। और यहाँ पर h डैश भी निकालना है। फोकस दूरी f बराबर r बटे 2 मतलब 1.5 मीटर दे रखा है। और फोकस दर्पण के पीछे है मतलब क्योंकि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा, या 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u मतलब 1/1.5 माइनस 1/-1/5। तो इनको हल करने पर ये प्लस हो जाएगा, मतलब दोनों जोड़ेंगे तो 5 प्लस 1.5/7.5। तो ये v का मान निकल के आ गया यहाँ पर प्लस में 1.15 मीटर। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1.15 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पर हम आवर्धन निकालेंगे m बराबर h डैश बटे h, तो बराबर -v बटे u बराबर -1.15 मीटर बटे -5.00 मीटर। तो हल करने पर आएगा प्लस में 0.23। प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं साइज में बिंब से लगभग 0.23 गुना छोटा होता है। इस तरह के प्रश्न आप स्वयं करें, ठीक है। अगला टॉपिक आता है प्रकाश का अपवर्तन। किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता हुआ प्रतीत होता है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्या आप अब भी सरल रेखा में चलता हुआ अपनी दिशा बदलता है? हम अपने दिन प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा कि पानी से भरे किसी टैंक तथा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इसी प्रकार जब कोई मोटा कांच का स्लैब सिल्ली किसी मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो कांच के स्लैब पर ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे हुए देखा है? वह वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर रखी या पानी की सतह के ऊपर टेढ़ी प्रतीत होती है। आपने देखा होगा कि पानी से भरे हुए कांच के बर्तन में रखे नींबू पार्श्व में देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े प्रतीत होते हैं। इन अनुभवों की व्याख्या आप किस प्रकार करेंगे? आइए पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल के मुड़ने की घटना पर विचार करें। पेंसिल के पानी में डूबे भाग से आपके पास पहुंचने वाला प्रकाश पेंसिल के पानी से बाहर के भाग की तुलना में भिन्न दिशा में आता हुआ प्रतीत होता है। इसी कारण पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इन्हीं कारणों से जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखते हैं तो वे उठे हुए प्रतीत होते हैं। यदि पानी के स्थान पर यदि हम कोई अन्य द्रव जैसे केरोसिन या तारपन का तेल प्रयोग करें तब भी पेंसिल उतनी मुड़ी हुई दिखाई देगी। यदि हम कांच के स्लैब को पारदर्शी प्लास्टिक के स्लैब से प्रतिस्थापित कर दें, क्या तब भी अक्षर उसी ऊंचाई पर उठे प्रतीत होंगे? आप देखेंगे कि अलग अलग माध्यमों में युग्मों के लिए इन प्रभावों का विस्तार अलग अलग है। ये प्रेक्षण सूचित करते हैं कि प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में गमन नहीं करता। ऐसा प्रतीत होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित होती है। इस घटना को कुछ क्रियाकलापों द्वारा समझेंगे। जैसे क्रियाकलाप है, पानी से भरी एक बाल्टी की तली पर एक सिक्का रखिए। अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व में या साइड में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयत्न कीजिए।
क्या आप सिक्का उठाने में सफल हो जाते हैं? इस क्रियाकलाप को दोहराइए। आप इसे एक बार में करने में क्यों सफल नहीं हो पाए थे? अपने मित्रों को इसे करने के लिए कहिए। इनके साथ अपने अनुभव की तुलना कीजिए। दूसरा, किसी मेज पर एक उल्टा कटोरा रखकर उसकी तली में इसका सिक्का रखिए। कटोरे से धीरे धीरे दूर हटिए। जब सिक्का ठीक से दिखाई देना बंद हो जाए तो रुक जाइए। अपने मित्र से सिक्के को विक्षिप्त करके बगैर कटोरे में पानी डालने को कहिए। अपनी स्थिति में सिक्के को देखते रहिए। क्या सिक्का उस स्थिति में पुनः दिखाई देने लगता है? यह कैसे संभव हो पाता है? कटोरे में पानी डालने पर सिक्का फिर से दिखाई देने लगता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। मेज पर रखे एक कागज की शीट पर एक मोटी सीधी रेखा खींचिए। इस रेखा के ऊपर एक कांच का स्लैब इस प्रकार रखिए कि इसकी एक ओर इस रेखा से कोई कोण बनाए। स्लैब के नीचे आए रेखा के भाग को पार्श्व से देखिए, मतलब साइड से देखिए। आप क्या देखते हैं कि क्या कांच के स्लैब के नीचे की ओर कोरों के पास, मतलब किनारों के पास मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब कांच की स्लैब को इस प्रकार रखिए कि यह रेखा के अविलंबवत हो। अब आप क्या देखते हैं कि कांच के स्लैब के नीचे रखा भाग मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। रेखा को कांच के स्लैब के ऊपर रखिए। क्या स्लैब के नीचे रखा हुआ भाग उठा हुआ प्रतीत होता है? ऐसा क्यों होता है? कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना को समझने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। एक ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज की एक शीट लीजिए। ड्राइंग पिनों की सहायता से लगाइए। शीट के ऊपर बीच में कांच का एक आयताकार स्लैब रखिए। पेंसिल से स्लैब की रूपरेखा खींचिए। इस रूपरेखा का नाम ABCD रखते हैं। 4 एक समान आल पिन लीजिए। 2 पिनें मान लीजिए E तथा F ऊर्ध्वाधर इस प्रकार लगाइए कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB से कोई कोण बनाती हुई हो। पिन E तथा F के प्रतिबिंब को विपरीत फलक से देखिए। दूसरी 2 पिनों माना G तथा H को इस प्रकार लगाइए कि ये पिनें E तथा F के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा पर स्थित हों। पिनों तथा स्लैब को हटाइए। पिनों E तथा F की नोकों टिप की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को AB तक बढ़ाइए। मान लीजिए कि EF AB से बिंदु O पर मिलती हैं। इसी प्रकार पिनों G तथा H की नोकों की स्थितियों को मिलाइए तथा इस रेखा को कोर CD तक बढ़ाइए। मान लीजिए कि HG CD से O डैश पर मिलती है। O तथा O डैश को मिलाइए। EF को P तक बढ़ाइए, जैसा कि चित्र 9.10 में बिंदु की रेखा द्वारा दर्शाया गया है। इस प्रकार से इस क्रियाकलाप में आप नोट करेंगे कि प्रकाश किरण ने अपनी दिशा बिंदु O तथा O डैश पर परिवर्तित की है। नोट कीजिए कि दोनों बिंदु O तथा O डैश दोनों पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित है। AB के बिंदु O पर एक अभिलंब NN डैश खींचिए तथा दूसरा अभिलंब MM डैश CD के बिंदु O पर खींचिए। बिंदु O पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में अर्थात वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। नोट कीजिए कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। O डैश पर प्रकाश किरण ने कांच से वायु में अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश किया है। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों अपवर्तक सतहों AB तथा CD पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोणों के मानों की तुलना कीजिए। चित्र 9.10 में सतह AB पर एक किरण EP तिरछी आपतित है, जिसे आपतित किरण कहते हैं। O डैश अपवर्तित किरण है तथा O डैश H निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर है। ऐसा क्यों होता है? आयताकार कांच के स्लैब में विपरीत फलकों AB वायु कांच अंतरपृष्ठ तथा CD वायु कांच अंतरपृष्ठ पर प्रकाश किरण के मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है। इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है। तथापि प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन होता है। यदि प्रकाश किरण दो माध्यमों के अंतरपृष्ठ पर अविलंबवत आपतित हो तब क्या होगा? स्वयं करके ज्ञात कीजिए। अब आप प्रकाश के अपवर्तन से परिचित हैं। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन का कारण होता है।
प्रयोग दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर होता है। तो परावर्तन के नियम निम्नलिखित है। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में होते हैं। और दूसरा, प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की साइन तथा आपतन कोण की साइन का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। और कोण का मान 0 से 90 डिग्री के बीच के लिए सत्य है। यदि आई आपतन कोण और आर अपवर्तन कोण तो साइन आई बराबर साइन आर बराबर स्थिरांक को म्यू से दर्शाया जाता है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। आइए अपवर्तनांक के बारे में कुछ विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपवर्तनांक। आप पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है तो यह दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यम के युग्म के लिए होने वाली दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो समीकरण 9.4 में दाएं पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक है। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की आपेक्षिक चाल से संबंधित किया जा सकता है। यह देखा गया कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग चालों से संचरित होता है। निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से चलता है, जो कि प्रकाश की किसी भी माध्यम में हो सकने वाली चाल से अधिक है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम ही होती है। कांच तथा पानी में यह यथेष्ट रूप से घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र 9.11 में दर्शाए अनुसार एक प्रकाश किरण पर विचार करें जो माध्यम 1 में माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान लीजिए कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 में v1 तथा माध्यम 2 में v2 है। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को व्यक्त करते हैं। इसे प्राय n/1 से निरूपित करते हैं। इसे समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है n/1 बराबर v1/v2। ठीक है, इस तरह से n12 बराबर निकालेंगे तो v2/v1। तो इस तरह से आप इनका अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। कुछ पदार्थों का अपवर्तनांक इस प्रकार, जैसे वायु में 1.0003, बर्फ के लिए 1.31, जल के लिए 1.33, एल्कोहल के लिए 1.36, कैरोसिन के लिए 1.44, संगलित मतलब पिघले हुए क्वार्ट्ज के लिए 1.46, टार्पिन के लिए 1.47, बेंजीन के लिए 1.50, क्राउन कांच के लिए 1.52, कनाडा बालसम के लिए 1.53, खनिज नमक के लिए 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड के लिए 1.63, सघन फ्लिंट कांच के लिए 1.65, रूबी या माणिक्य के लिए 1.71, नीलम के लिए 1.77 और हीरे के लिए 2.42। तो ये कुछ पदार्थों के अपवर्तनांक इस प्रकार से थे। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके प्रकाशिक घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। प्रकाशिक घनत्व का एक निश्चित संपूर्णार्थ होता है। यह द्रव्यमान घनत्व के समान नहीं है। इस अध्याय में हम विरल माध्यम तथा सघन माध्यम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। वास्तव में इसका अर्थ क्रमशः प्रकाशिक विरल माध्यम तथा प्रकाशिक सघन माध्यम है। हम कब कह सकते हैं कि कोई माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशिक सघन है? दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा अधिक सघन है। दूसरा कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अतः विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है तथा अविलंब की ओर झुक जाती है। जब ये अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है।